और इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 7वां दिन है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, यहां तक कि धमकी भी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र एकजुट रहेगा और बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। वहीं नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। साथ ही इजराइल ने तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट करने का भी दावा किया है। फिलहाल अभी क्या कुछ हालात हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल युद्ध का डे 7। तो ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है और ईरान के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, जहां आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये मिसाइलों की बौछार की है। आईडीएफ ने मिसाइलों की बौछार की है और सीधे तौर पर ईरान पर ये हमले। इसके अलावा तेहरान में 20 न्यूक्लियर साइट्स पर भी स्ट्राइक इस वक्त की गई है इजराइल की तरफ से, जहां 60 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। इसके अलावा जब ईरान ने भी इसको लेकर के पलटवार किया है और सीधे तौर पर हम देखें तो ईरान ने भी इस वक्त 400 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं इजराइल के ऊपर। ईरान ने इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया है इस वक्त अपने क्षेत्र में, और साथ ही अमेरिका ने जहाज और फौज भी वहां से हटा दी है, इसकी जानकारी भी हमें मिली है। तो सीधे तौर पर इंटरनेट पर बैन लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री कहीं ना कहीं नजर आती है। ईरान के नजदीक ये फौज तैनात थी, जिसे अमेरिका की तरफ से अब हटा दिया गया है और ईरानी हमलों के नुकसान से बचने के लिए ये अहम कदम इस वक्त उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरानी हमलों के नुकसान से बचने के लिए अहम कदम तो उठाया गया, लेकिन साथ ही ईरान में अभी तक के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 585 लोगों की मौत इन हमलों में हो चुकी है। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, काफी बड़ा ये आंकड़ा है। इसके साथ ही इजराइल की अगर हम बात करें तो अभी तक 24 लोगों की मौत इजराइल में भी हुई है। लेकिन यूरोप और ईरान में न्यूक्लियर वार्ता भी होनी है, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल यूरोप और ईरान में ये न्यूक्लियर वार्ता है, यूएनएससी की बैठक होनी है कल और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, जिसमें ईरान से न्यूक्लियर टॉक करेंगे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन तीनों देशों की तरफ से ये न्यूक्लियर टॉक ईरान से की जाएगी और कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ नतीजा इस पे आने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की भागीदारी भी इसमें तय मानी जा रही है। शुक्रवार शाम को यूएनएससी की ये आपात बैठक होगी, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रवार शाम को यूएनएससी की अहम बैठक होनी है और इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, इन तीनों ही देशों की तरफ से ईरान को पूरी तरह से समर्थन दे दिया गया है। और वहीं नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि ट्रंप इजराइल के ग्रेट फ्रेंड संघर्ष के बीच है और सीधे तौर पर डिप्लोमेसी को नई राह देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हालांकि नजर इस खबर पर पूरी तरह से बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा ईरानी चैनल जो है उन्हें हैक भी कर लिया गया है। इस तरीके की भी एक जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि ईरान के जो सरकारी न्यूज़ चैनल हैं उनको हैक करने की ये खबर इस वक्त सामने आई है और ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हैकर्स ने ये अकाउंट्स जो हैं उन चैनलों को हैक किया है और सीधे तौर पर इस पर कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। हैक करने के बाद में कई चैनलों पर विरोध प्रदर्शन के ये फुटेज चलाए गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो वहाँ पर इससे पहले हुए थे, महिलाओं के बाल काटने वाले साल 2022 के ये वीडियो हैं और उन वीडियो को चैनल्स के माध्यम से दिखाया गया हैक करने के बाद में। हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने अपने बाल काटे थे और तब वो वाले जो वीडियो सामने आए थे उन वीडियो को चैनल हैक करके दिखाया गया है। इसके साथ ही लोगों ने सरकार के खिलाफ की भी अपील कर दी है। इसके अलावा ईरान पर हमले का काउंटडाउन भी क्या शुरू हो चुका है, ये सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को सीधे तौर पर हम कहें तो मंजूरी दे दी है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी इस वक्त सीधे तौर पर की जा रही है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हर हाल में रोका जाएगा, ये बयान भी सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब सीज फायर नहीं बल्कि सीधे तौर पर जीत चाहिए। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान बातचीत को तैयार, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तमाम बातें कही हैं और इसके साथ ही ईरान इजराइल युद्ध पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप ने ईरान को घेर लिया है और अब मौत और तबाही के बाद बातचीत आखिर क्यों? 2 हफ्ते पहले बात करते तो सब ठीक रहता, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जो हो रहा है वो बेहद दुखद है, अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है और शायद मुलाकात हो या शायद नहीं। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं।
Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. I said, it's very late. You know? I said, it's very late to be talking. We may meet. It's I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब क्यों राजी हो, अगर पहले राजी होते बात करने के लिए तो शायद कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा ईरान, ये बात ईरान ने भी साफ कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यूएन में ये बयान दिया गया है ईरान की तरफ से, और ये बड़ा बयान है कि अमेरिका के आगे ईरान नहीं झुकेगा, किसी के दबाव में हम नहीं झुकेंगे, राष्ट्र एकजुट है, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि खामेनेई ने यूएस से बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है। यूएस के साथ जो बातचीत होनी है उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है खामेनेई की तरफ से, और ट्रंप का अभी तक हमलों पर रुख भी साफ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू का परमाणु खतरे खत्म करने का भी संकल्प नेतन्याहू ने ले लिया है कि परमाणु खतरा जो है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ये संकल्प लिया गया। और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि तेहरान का जो सुरक्षा मुख्यालय है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, ये दावा इस वक्त इजराइल की तरफ से किया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुतिन की तरफ से कहा गया है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का हक है, ये बात पुतिन की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, ताजा अपडेट के लिए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अभी अगर आज की बात करें तो आज 7वां दिन है इस संघर्ष का, जहां एक तरफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से तमाम कोशिशें हुई कि इस संघर्ष को रोका जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं है बातचीत का। हाँ, निश्चित तौर पे सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पिछले रविवार को जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत होने वाली थी, उस बातचीत को ईरान ने अपनी तरफ से खारिज कर दिया था, और उनका तर्क ये था कि इजराइल ने हमले कर दिए हैं। लेकिन इजराइल ने उस समय सिर्फ एक दिन हमला किया था, और इजराइल का कहना यह था कि हम सेल्फ डिफेंस में किए हैं, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे तो ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की प्राप्त करने की घोषणा कर देगा। तो इस घोषणा से बचने के लिए कि ईरान ऐसा ना करे, इसके लिए इजराइल ने कहा कि हम अभी हमले इसलिए किए हैं। लेकिन ईरान के पास ये समय था कि उस समय का उपयोग करते और अमेरिका के साथ ये बात करते। देखिए, पिछले 20 सालों से इस तरह की स्थिति है कि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार ये टकराव होता रहा है, और जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे सत्ता में तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अपनी तरफ से JCPOA से बाहर आने की बात कही थी, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह जो समझौता हुआ है अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के और ईरान के बीच में, वह समझौता है जो ईरान को परमाणु हथियार रखने की स्थिति में ला देगा। तो निश्चित तौर पे जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनकी लगातार ये कोशिश थी कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु हथियार प्राप्त न करने दिया जाए, और इसी के तहत वो लगातार बात कर रहे हैं। आपने देखा कि G7 में जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया, और G7 में प्रस्ताव पारित करके एक तरफा इस बात की घोषणा की गई कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं प्राप्त करने दिया जाएगा, और इजराइल को जो है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो इससे एक संकेत ईरान के लिए पूरी तरह चला गया कि जो पूरा जो विकसित देश की जो समूह है वो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में और ईरान के खिलाफ है। अब दूसरा देखिए, ईरान की स्थिति यह है कि ईरान में जो खामनेई जो बोल रहे हैं और ईरान में वहां के राष्ट्रपति पेजेस्कियन या अब्बास अगाची जो बोल रहे हैं उसमें फर्क है। अब्बास अगाची जो विदेश मंत्री है वो लगातार इस बात की कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, और उनको जिनेवा में बात होनी है कुछ पश्चिमी देशों के साथ, जिसमें कि जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी पहले भी JCPOA में शामिल था। दूसरी तरफ ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश कभी नहीं थी कि हम परमाणु हथियार प्राप्त करें। लेकिन जो वहां के आयतुल्ला खामनेई है, खामनेई का ये रुख नहीं है, खामनेई का रुख काफी कड़ा है, और वो अपने इस बात पे पूरी तरह कायम है कि वो किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है अमेरिका के साथ। तो निश्चित तौर पे ये चुनौती है ईरान के लिए कि ईरान की जो नागरिक सत्ता है और ईरान की जो एक रिलीजियस अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बीच में किस तरीके का समन्वय बन पाता है, जिसके आधार पर वे जाके अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बात करें और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करे, या जिस तरीके से वो समझौता करे। तो निश्चित तौर पर अभी पूरी तरह बॉल ईरान के कोर्ट में है, जो कि अपने अंदर
अंदर का जो टकराहट है उसे दूर करेंगे और किस तरीके से वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ समझौता करेंगे। जी कृतिका, इसी के साथ अखिलेश एक सवाल का जवाब और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंधु इस वक्त भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कि ईरान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जा सके। देखिए, भारत सरकार की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो अगर कोई संघर्षरत इलाका है, कोई संघर्षरत देश है जहां भारतीय बड़ी संख्या में है, तो उन लोगों को वापस भारत लाने की कोशिशें हमेशा हुई है। चाहे वो पहले यमन में हो या फिर अभी हाल में रूस यूक्रेन का मामला हो, सारे जगहों से ऐसा किया गया है। तो ईरान में भी जब ये लगा कि नहीं, ये संघर्ष काफी बढ़ सकता है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन लोगों को ले आया जाए और इसी के तहत ऑपरेशन सिंधु की कल घोषणा हुई 18 जून को और 17 जून से इस पे काम शुरू हो गया। उनको जो छात्र हैं 110 छात्र, उनको तेहरान से आर्मेनियाई बॉर्डर के अंदर ले जाया गया, सड़क रास्ते से ले जाया गया क्योंकि हवाई रास्ता ईरान का पूरी तरह बंद कर दिया गया। और उसके बाद आर्मेनिया की सरकार से विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की और उसके बाद उन छात्रों को यहाँ लाया गया है। यह ऑपरेशन अभी जारी रहेगा और जो लोग भी चाहेंगे कि वो भारत आए, उन लोगों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए साथ ही इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के इस संघर्ष का आज 7वां दिन है और फिलहाल ये संघर्ष थमता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आया। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस